कल कहाँ तक हो गया था? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल केपलर के नियम हो गए। एक तो एक न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है। आज अगली हेडिंग डालो, केपलर के नियमों से न्यूटन के निष्कर्ष। केपलर के न्यूटन के नियमों से, केपलर के नियमों से केपलर के नियमों से न्यूटन के निष्कर्ष। ठीक है भाई। न्यूटन के निष्कर्ष कर ले सकता है। कोई भी वस्तु है वो अपनी एक अक्ष के अबाउट चल रही है, इसका मतलब उसमें दो बल लगे हुए हैं, एक अभिकेंद्र बल और एक अपकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल केंद्र की ओर, अपकेंद्र बल केंद्र से बाहर की ओर, मगर दोनों आपस में होंगे क्या? बराबर इक्वल। बात आ गई समझ में? कोई वस्तु अगर एक वृत्तीय पथ पर चल रही है तो इसका मतलब उस पर एक अभिकेंद्र बल लगा हुआ है और एक अपकेंद्र बल। अब हम मान रहे हैं एक ग्रह है जिसका द्रव्यमान m मान लिया हमने, r त्रिज्या की एक वृत्तीय कक्ष में सूरज के चारों ओर घूम रही है और उसका वेग कितना है? v। लिखो, माना एक ग्रह जिसका द्रव्यमान m है, जिसका द्रव्यमान m है, रेखीय चाल v से, रेखीय चाल v से r त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कर रहा है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कर रहा है, तब ग्रह पर क्या लगेगा? एक अभिकेंद्र बल। कहाँ की ओर? सूर्य की ओर। तब ग्रह पर सूर्य की ओर दिष्ट अभिकेंद्र बल, दिष्ट अभिकेंद्र बल कितना हो जाएगा भाई ये बल? F इक्वल टू, अरे कितना हो गए? mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, लिखो जल्दी। ये सन सूरज है मान के चले हम, ठीक है। इसके चारों ओर ही कोई ग्रह वृत्ताकार कक्षा में घूम रही है। अब मुझे ये बताओ इसका वेग कितना है? v। और त्रिज्या कितनी है? r। ठीक है, इसकी परिधि कितनी हो जाएगी? एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगी? 2 पाई r। अरे परिधि कितनी होती है वृत्त की? 2 पाई r भूल गए। यानी कि एक चक्कर में जो ये दूरी चलेगी वो कितनी चलेगी? अरे आगे बात समझ में? कल ही ये बताई एक चक्कर में लिया गया समय क्या होता है? परिक्रमण काल। और उसे क्या माना था हमने? t। एक चक्कर में चली गई दूरी
2 पाई r एक चक्कर में लिया गया समय t और इसने हमें वेग कितना दिया उसका v। v तो मुझे ये बताओ यहाँ से जो वेग है रहेगा वेग v बराबर विस्थापन या दूरी बटे समय लेंगे हम, ठीक है। और दूरी लेंगे कितनी हम 2 पाई r बाई t। ये बात समझ में आ गई, v की जगह 2 पाई r अपॉन t क्यों आई है, आ गई, क्लियर है एकदम। ये v की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, v का मान समीकरण 1 में रखने पर इतना लिखो जल्दी। पीछे पीछे मत बोला कर। v का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो ये f इक्वल टू m अपॉन r तो है, ठीक है। अरे m अपॉन r तो है, v की जगह क्या रखते हैं हम 2 पाई r अपॉन t और इसका क्या हो जाएगा, अरे v का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर ना हो जाएगा, v की जगह ही तो रखा है 2 पाई r अपॉन t। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा m अपॉन r, 2 का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, r का स्क्वायर r स्क्वायर और t का स्क्वायर t स्क्वायर, r से एक पावर कैंसिल। f इक्वल टू क्या बचा 4 पाई स्क्वायर m इनटू r अपॉन t स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ये बात आ गई समझ में ना आई, जल्दी उतार के बताओ मुझे। देखो 4 पाई स्क्वायर तो ये रहा m और एक r बची और अपॉन में क्या बचा t स्क्वायर, ठीक है। चले आगे। अब हमें केपलर के नियम से न्यूटन के नियम लेकर आना है, ठीक है। केपलर का तीसरा नियम क्या था, t स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 3। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, एक कांस्टेंट आ जाएगा a की पावर 3, इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो इसके ऊपर लिखेंगे केपलर के तृतीय नियम से, केपलर के तृतीय नियम से डायग्राम ना बनाना, केपलर के तृतीय नियम से लिखो जल्दी। यहां तक जब लिख लो मुझे बता दीजिए। चलो हो गया। ये टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख देंगे हम, ठीक है। लिखो टी स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर, टी स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर, टी स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर f इक्वल टू बताओ क्या आ जाएगा, देखो 4 पाई स्क्वायर m इंटू r, यही तो है, अपॉन टी स्क्वायर। टी स्क्वायर की जगह क्या लिख लें हम k a की पावर 3, a की जगह क्या है यहाँ r, अरे a की जगह क्या है r, तो r यूज कर लेंगे हम r की पावर 3। r से एक पावर कट गई, कितनी बची 2। f इक्वल टू बचा 4 पाई स्क्वायर m अपॉन k r स्क्वायर। मुझे ये बताओ 4 क्या है, अरे निश्चित है 4 पूरी रहेगा, 5 तो ना हो जाएगा कभी, 4 की जगह तो 4 ही रहेगा। इन्हें बोले नियतांक, गिनती जितनी भी हो, ये सब क्या हो, कांस्टेंट। पाई की वैल्यू हमेशा 3.14 रहेगी, कभी 4.14 हो सके, ये भी क्या है नियतांक। के अच्छा हमने एक नियतांक माना है, अनुक्रमानुपाती नियतांक माना है, तो अब और ये के भी नियतांक है ना, f अनुक्रमानुपाती m अपॉन r स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, क्योंकि ये जितने भी नियतांक हैं किस में आ गए अनुक्रमानुपाती में, किस में आ गए, लिखो जल्दी। ये बात समझ में आ गई, ये सब नियतांक कैसे है, इनकी वैल्यू फिक्स है, ये कभी भी बदलेगी नहीं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ न्यूटन का जो नियम हमने कल पढ़ा गुरुत्वाकर्षण का, उसमें क्या आया था,
F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1, M2 यानी कि वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Yes, sir. हाँ है। अरे मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, Yes, sir. इसे हम दो तरह से लिख सकते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो एक तो पहला नियम ये सिद्ध हुआ न्यूटन का, दूसरा ये था इसमें पॉइंट 1/r स्क्वायर। पीछे खोल के देख लो कल का काम, ये दो पॉइंट करवाए, ये दोनों यहाँ से मिल रहे हैं। Yes, sir. अरे मिल रहे हैं ना मिल रहे Yes, sir, मिल हैं, रहे हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि केपलर के जो नियम है ये न्यूटन के नियम में भी संतुष्ट है। करते हैं। तो लिख लो हाँ देखा सर। यह न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है, जिसे केपलर के तृतीय नियम द्वारा, जिसे केपलर के तृतीय नियम द्वारा उत्पन्न किया गया है, केपलर के तृतीय नियम द्वारा उत्पन्न किया गया है। अगली हेडिंग लिखो गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू, एक्सीलरेशन का मतलब क्या हो गया, त्वरण का गति में परिवर्तन, ठीक है। अगर तुम देखते होगे हम नीचे से कोई भी चीज ऊपर फेंक रहे हैं तो फेंकने में उसकी जो स्पीड है वो कम होती जाएगी, एक टाइम पे जाकर हो जाएगी, फिर वो वापस नीचे आ जाएगी। अरे ऐसे ही तो हो गए, और कैसे ही हो गए, नारी बात समझ में। नीचे से हम कोई भी चीज है ऊपर फेंक रहे हैं, वो ऊपर जाएगी, स्पीड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, लास्ट में जाकर जीरो हो जाएगी, जीरो होने के बाद वो वापस। अगर इसके अपोजिट करें, हम ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो यानी कि स्पीड बढ़ती जाएगी। बात आ रही है, समझ में ना आ रही? तो ये क्या है कि कोई भी वस्तु है उसे हम पृथ्वी तल से कई ऊंचाई से नीचे फेंक रहे हैं तो ये हर सेकंड स्पीड बढ़े, और ये जी की वैल्यू तुम्हें बता भी रखी है, कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि अगर हम पृथ्वी तल से ऊंचाई पे अगर कोई भी वस्तु है ऊपर से नीचे डाल रहे तो उसकी गति में क्या होगी, वृद्धि। क्या होगी, इस वृद्धि जो है इसे क्या कहेंगे, गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि गुरुत्व के द्वारा हो रही है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण क्षमता है। यानी कि दो वस्तुएं उन्हें आकर्षित होने की न्यूटन ने नियम दिया ना, उनके बीच में एक आकर्षण बल काम करेगा। तो ये गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो वस्तु है अपनी ओर खींच रही है, पर सेकंड उसकी स्पीड कितनी बढ़ा देगी, 9.8। बात आ रही समझ? तो यानी कि एक्सीलरेशन का मतलब ही क्या है, स्पीड में कमी या ज्यादा होना। चलो लिखो इसकी डेफिनेशन, पृथ्वी की ओर, पृथ्वी की ओर लिख ले, बैठिए, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती, मुक्त रूप से, मुख्य, अरे मुख्य कहां से आ गया है, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती किसी वस्तु के वेग में, किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि, प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि, प्रति सेकंड होने वाली वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है,
को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता, होने वाली वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। ठीक है सर। इसे स्मॉल जी वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। इसे स्मॉल जी से व्यक्त करते हैं, जिसका आंतरिक मान कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे स्मॉल जी से व्यक्त करते हैं, जिसका आंतरिक मान 9.8 गुणा 10 की पावर माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है सर। चले आगे। बहुत बढ़िया। अगली मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध। स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध। स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में बात हो गई क्लियर? डाल दिया है? इसे मैं कैसे मान के चल रहा हूं, एक वस्तु, चलो हम पृथ्वी ले रहे हैं अब की बार। क्या ले रहे हैं? पृथ्वी। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी मान ली हमने? आर की। जितनी नीचे इतनी ऊपर। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना मान लिया? एम ई। ठीक है। इसकी सतह पे कोई एक और वस्तु रखी है, इसका द्रव्यमान कितना मान लिया? एम। तो अब इसके केंद्र और इस वस्तु के बीच में दूरी कितनी हो गई? बात आ गई समझ में? क्लियर एकदम। यहाँ दो वस्तु हुई, एक पृथ्वी और एक कोई और है। दोनों के द्रव्यमान कितने? एम ई और एम। दोनों के बीच की दूरी बात आ गई समझ में? लिखो। माना पृथ्वी का द्रव्यमान एम ई, माना पृथ्वी का द्रव्यमान एम ई, माना पृथ्वी का द्रव्यमान एम ई तथा त्रिज्या आर ई है, तथा त्रिज्या आर ई है। एम द्रव्यमान, यानी कि एम ये छोटा वाला एम है। एम द्रव्यमान की कोई वस्तु कहाँ है? पृथ्वी के तल पर। माना पृथ्वी का द्रव्यमान एम ई तथा त्रिज्या आर ई है। सर क्या न्यूटन जी उधर उधर तो है नहीं। उधर ही होंगे, देख लिया ये हाल हो गया, देख लिए स्कूल मिलते चलो। एम द्रव्यमान की कोई वस्तु पृथ्वी तल पर अथवा उसके निकट स्थित है, अथवा उसके निकट स्थित है। तल पर के बाद क्या था? अथवा उसके निकट स्थित है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से, देखो न्यूटन का नियम जब लगेगा तो F इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से? G। ध्यान देना, ये कल करवाया था। दोनों वस्तु आ गई, यहाँ हमने m1 m2 माना था, तो यहाँ m1 क्या है? m और m2 क्या है? स्मॉल m। और दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, यानी कि आर ई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 बनाओ जल्दी से। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब कोई वस्तु पृथ्वी सतह से ऊपर है और वो नीचे की ओर गिर रही है या रखी भी है, तो उसके ऊपर एक बल लगता है, तुमने पढ़ा होगा F इक्वल टू एम जी। ठीक है।
अब ये दोनों बल हैं तो ये भी दोनों बराबर होंगे। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों F की वैल्यू है तो दोनों हम इक्वल रख लेंगे। तो mg इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई एम से m, ठीक है। तो g इक्वल टू क्या बचा, जी एम ई अपॉन आर ई, यही संबंध है छोटी जी और बड़ी जी में। लिखो जल्दी। पृथ्वी की त्रिज्या पता है तुम्हें कितनी होती है, 6400 किलोमीटर। कितनी है, 6400 किलोमीटर। चले आगे। अरे हो गए। अब हमें पृथ्वी के द्रव्यमान यानी कि वजन निकालना है। ये मान के चलो पृथ्वी में कितना वजन है। अगली हेडिंग डालो, पृथ्वी का द्रव्यमान। पृथ्वी का द्रव्यमान पृथ्वी का यानी कि आज पता लग जाएगी तो पृथ्वी में वजन है कितना। और कहना धरती पे बोझ, तो उसमें वजन ना हो गए कुछ भी। सही है। अब मान के चलो हम बोतल ऊपर फेंकते हैं हवा में, उसमें वजन ना हो गए। वजन तो वजन है भाई। अब रिलेटिविटी में हम चले जाएंगे तो वो वजन चलने के साथ साथ घटेगा बढ़ेगा। ठीक है, चले अब पढ़े इसे। तो हेडिंग डालो, पृथ्वी का द्रव्यमान। पृथ्वी का द्रव्यमान। देखो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम। G इक्वल टू फॉर्मूला क्या पड़ा, जी एम ई एम अपॉन आर ई। लिखो, हम जानते हैं कि कि वी नो दैट, क्या जानते हैं, G इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। यही तो जाने हैं हम। यस सर। यहां से हमें क्या निकालना है, एम ई। क्या निकालना है, अरे इन तुम्हारी बात समझ में। सर एम ई क्या हो जाएगा, जी आर ई स्क्वायर अपॉन, अरे यही तो हो जाएगा आर ई स्क्वायर। अगर मल्टीप्लाई में आ गया, जी आ गया डिवाइड में, यही तो होगा और कुछ होगा। ठीक है, जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू सर, चलो मासी जी की स्मॉल जी सर 9.8। अरे लिखी हुई मैंने यहाँ 9.8 और कैपिटल जी की, कल लिखवाई 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस के 11। और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी बताई है अभी, 6400 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि ये इन वैल्यू में लिख लेना। जी की कितनी होती है 9.8 और ये जी 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस के 11। आर इसे लिखेंगे 6.37 गुणा 10 की पावर प्लस के 6 मीटर। देखो ये किलोमीटर से मीटर बदल दी। वैसे नॉर्मल पढ़े हैं हमें से 6400 किलोमीटर, क्योंकि हम कैलकुलेशन करेंगे एम के इस पद्धति में दूरी क्या में चाहिए, मीटर में। तो 1 किलोमीटर में क्या मीटर, 100 तो 1000 दोस्तों। तो मैं 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000। अब ये बताओ 64 गुणा 10 की पावर 5 ना हो गई है। यस सर। अरे 2 3 का 5 इसे एप्रोक्स कितना लिख लेंगे, 6.4। तो ये भी तो लगभग 6.4 है ना। यस सर। तो एप्रोक्स हम कितना पढ़े, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर। ठीक है, मगर इसने लगभग दे दी है, कोई ना, चलो आंसर तो मान लीजिए। अब ये वैल्यू हमें यहाँ रखनी है। देखो एम ई इक्वल टू जी की वैल्यू 9.8, जी की वैल्यू
9.8 आर की स्क्वायर करना है, 2 बार गुणा करनी है इसकी। 6.37 गुणा 6 और 10 की पावर क्या हो जाएगी? 12। आगे बात समझ में? जी की जगह 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस के। अरे ना, ये बात समझ में? ठीक है, चलो इन 2 पॉइंटन से ये 2 पॉइंट, अब इस इन 2 पॉइंटन से नीचे 2 जीरो और इस एक पॉइंट से। अब कैलकुलेटर निकाल के जल्दी गुणा करो। 98 गुणा 637 गुणा 637। इसे करने के बाद फिर इसमें भाग लगाइए 6 6 7 की। अब मैं पावर समझाऊं तुम्हें। -11 में से 3 ले -8, -8 ऊपर जाओगे तो प्लस के 8 और 8 सर 20 10 की पावर क्या होगी? 20। अरे मल्टीप्लाई कर रहा है इसकी। करना 98 गुणा 637 गुणा 637 90 98 गुणा 637 कितना आया? 62,426 असंभव। ज्यादा डिजिट आ गई, एक बार ही करिए टेंशन है। नहीं बड़ा करना है इसे 98 गुणा 637 गुणा 637 बाकी कम। अरे अरे चुप हो जा। 39,765 लाख 1000 दे दी। 47 करोड़ बस बस तुमने कर ली हो रहे तो। देखो बस जी 39 करोड़ 7 लाख 6 तो ये नंबर तो कितनी है? इसमें भाग कितने की देनी है भाई? 600। अरे चुप हो जाओगे या ना, बस इतनी बताओ। ये आ जाएगा 59,618 गुणा 10 की पावर 20। ले भैया देखो, 4 बार 4 डिजिट पॉइंट आगे लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 5.96। बाद कितने लिखो मत लिखो, गुणा हो जाएगी 10 की पावर 24। अरे 20 4 पॉइंट रिंगल आए तो 4 पावर जोड़ दी। अब इसे लगभग कितना लिख सके? 6 गुणा 10 की पावर 24 किलोग्राम। इतना वजन है पृथ्वी में। बस 6 के पीछे 24 जीरो लगा दो। 24 ठीक है? नहीं बहुत ज्यादा। हाँ, इसका तो आधा है, इसमें तो इससे भी डबल है। बात तो बड़ा शांति होंगे तो करो जल्दी से। देखो फॉर्मूला है हमारे पास ME = GRE²/G। स्मॉल g की वैल्यू 9.8। RE का स्क्वायर है तो R की मल्टीप्लाई कितनी बार करनी है हमें? 2 बार। R की वैल्यू 6.37 2 बार मल्टीप्लाई करी, 6 है पावर, 2 बार करेंगे तो 12। G की वैल्यू 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस के। इन 2 पॉइंटों से ये 2 पॉइंट खत्म, इन 2 पॉइंटों से 2 जीरो आ गई। एक ये पॉइंट है, इससे एक जीरो और आ गई। इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड दे देंगे 6 6। अब ये है पावर 12, नीचे बचेगी ये माइनस की 8, ऊपर जाएगी तो प्लस की 8। 12 8 20 गुणा कर ले, जो आंसर आया उसकी भाग दे देगी। गुणा तो 20 है ही, 4 डिजिट पॉइंट आगे लेके आए तो पावर में 4 जुड़ गई 24। और ये लगभग हमने कितना लिख लिया? 5.96 को लिख लिया लगभग 6 गुणा 10 की पावर 24 किलोग्राम। इतना वजन है पृथ्वी में। ठीक है, इसका घनत्व और निकाल लेंगे अपने आप, डेंसिटी निकाल लीजिए। ठीक है, बाहर निकाल लेंगे। अगली हेडिंग डालो। वो निकाल लीजिए। गुरुत्वीय त्वरण g के मान में परिवर्तन। गुरुत्वीय त्वरण g के मान में स्मॉल। अरे गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल हो गए, गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़ी g हो गए। ये दोनों में अंतर समझ गए ना समझे? गुरुत्वीय त्वरण छोटी g और गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़ी g। गुरुत्वीय त्वरण g के मान में परिवर्तन, ये मैं तुम्हें पहले ही बताया गया। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो प्लस यानी कि बढ़ेगा, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो
घटेगा वो चीज अब हम प्रूव करेंगे, जी के मान में परिवर्तन। ठीक है, यस सर। ये बताया ना करें पृथ्वी तल से नीचे से ऊपर जा रहे हैं Yes, sir. तो स्पीड कम होती जाएगी। गुरुत्वीय त्वरण, जी के मान में परिवर्तन। लिखे सर। गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में, ये 2-3 पॉइंट पढ़ेंगे इसमें, आज एक नहीं हो पाएगा। अब पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे, पृथ्वी तल से ऊंचाई पे जा रहे हैं। ठीक है, लिखो ऊंचाई ऊंचाई जाने पर, कहां से ऊंचाई पे जाने पर? पर पृथ्वी तल से। ठीक है, जगह की सुंदरता को इसकी मैंने 2 बार लिखी। कभी बात में करो ना, देख बार कुछ 2 बार लिखी। हो गया। ये डायग्राम बना दो। ये पृथ्वी है, पृथ्वी की त्रिज्या है r की कितनी, आरी और द्रव्यमान एमई सामने देख ले, बाहर डोला सर उसमें इसके तल से मान रहे हम कोई वस्तु है m द्रव्यमान की, उसे कितनी ऊंचाई पे ले गए h, एच तो केंद्र से इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, सर एच r e आरी plus एच h। अच्छा आरी एच कितनी हो गई, आरी एच अरे केंद्र से देखेंगे तो r की दूरी और बढ़ जाएगी ना। सर भाई तल से तो h ऊंचाई पे है कोई वस्तु, तो इसके केंद्र से कितनी हुई, r e plus h। ठीक है, बनाओ इसे जल्दी। मिलाओ सर जल्दी बनाओ। कभी वो मत बना दो तुम्हें कुछ ज्यादा हंसी ना आ रही है आज? वो टाइट पे है बकवास और करो सबसे ज्यादा। एक बात बस कुछ कह दो, उसमें बकवास चालू हो जाएगी। सर पागल होने तो 2 दिन हो गए बना लिया है थ्योरी का लिखोगे, पृथ्वी है, पृथ्वी का द्रव्यमान m त्रिज्या r। ठीक है, पहले हम मान रहे हैं जो m द्रव्यमान की वस्तु है वो इस पृथ्वी के तल पे है। बात आ गई समझ में? पहले कहाँ है, पृथ्वी के तल पे। लिखो, माना पृथ्वी का द्रव्यमान me, माना पृथ्वी का द्रव्यमान me, me तथा त्रिज्या re है। पृथ्वी का द्रव्यमान me और त्रिज्या re है। अब इस पृथ्वी के तल पे क्या रखा हुआ है, पिंड कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m। माना पृथ्वी के तल पर, माना पृथ्वी के तल पर, लिख, पृथ्वी के तल पर एक पिंड जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, एक पिंड जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, कोमा रखा है, रखा है। ठीक है, अब रखा है तो इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगेगा, तब इन दोनों के बीच, तब इन दोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। देखो ये तो सबकी जानकारी में F इक्वल टू कितना होगा, G M E M अपॉन R E। अरे दोनों के बीच में दूरी R E, एक का वजन M दूसरे का M E, तो F इक्वल टू क्या होगा, G M1 M2 अपॉन R। M1 M E मान लिया, M2 M मान लिया। R कितना है,
आर ई, तो आर ई स्क्वायर। ठीक है, अब इस पे गुरुत्व की वजह से जो बल लगेगा वो कितना लगेगा? एम जी। तो यहाँ दोनों इक्वल होंगे, यानी कि एम जी इक्वल टू, इसे इक्वेशन मत बताओ, एम जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। एम से एम, तो जी इक्वल टू क्या आएगा? जी एम ई एम नहीं आएगा अपॉन आर ई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 बनाओ इसे जल्दी। ये इतनी बात आ गई समझ में? ठीक, जल्दी लिखो। मेरा बात नहीं है यार। हो गया? यस सर। अब हम मान के चल रहे हैं जो वस्तु है, पिंड है एम, इसे एच ऊंचाई को उठा के ले जा रहे हैं। ठीक है, पहले कहाँ था ये? तल पे। अब की बार इसे ऊंचाई पे एच ऊंचाई को उठा के ले जा रहे हैं। लिखो माना अब इस पिंड को, माना अब इस पिंड को पृथ्वी तल से एच ऊंचाई तक लाया जाता है। पृथ्वी तल से एच ऊंचाई तक लाया जाता है। पृथ्वी तल से एच ऊंचाई तक कोई समस्या यहाँ तक लाया गया, तो अब एफ क्या होगा मुझे ये बताओ। एफ इक्वल टू, ये तो हम जानते हैं, जी देखो पृथ्वी का वजन वही रहा, पिंड का भी वही रहा, मगर अब दोनों के बीच की दूरी चेंज हो गई। दूरी कितनी हो गई? आर ई प्लस एच। बात आ गई समझ में? अरे अब की बार दूरी कितनी हो जाएगी? आर ई की जगह पहले तो ये यहाँ था तो आर ई, अब एच ऊंचाई पे गया तो दूरी होगी आर ई प्लस एच स्क्वायर, तो स्क्वायर। अब जो बल लगेगा इस पे ग्रेविटी की वजह से भी ग्रेविटी बदल जाएगी। ये मान ली मैंने एम जी डैश। अरे यहाँ ग्रेविटी कुछ और ही, ऊपर जाके ग्रेविटी कुछ और हो गई। देखो यहाँ ग्रेविटी जो थी वो कुछ और थी, ऊपर जाने में वो बदल गई। तो ये हमने यहाँ ग्रेविटी मान ली जी डैश। ठीक है, F इक्वल टू एम जी डैश, दोनों F की वैल्यू है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे यहाँ से, यानी कि एम जी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच का होल। कोई समस्या? एम से एम, तो यहाँ से जी डैश इक्वल टू क्या हो गया? जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक करो जल्दी से। यहाँ तक होने के बाद अब इसमें लिखो समीकरण 2 की समीकरण 1 में भाग लगाने पर, यानी कि इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। 2 कितनी है? जी डैश, और 1 कितनी है? जी। अरे 2 कितनी है? जी डैश, और 1 कितनी है? जी। लगी भाग इधर की। तो अब यहाँ जाओ, ये कितनी है? जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ये कितनी है? जी एम ई अपॉन आर ई। कोई डाउट? जी एम ई से जी एम ई आर ई पहुंच जाएगी ऊपर, तो जी डैश अपॉन जी इक्वल टू क्या बचा? आर ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। कोई डाउट? ठीक, जल्दी करो इसे। सर एच स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, आर ई स्क्वायर होगा शायद, आर ई स्क्वायर। ठीक है, चले आगे। देखो जी डैश अपॉन जी इक्वल टू आर ई स्क्वायर। यहाँ से आर ई कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा आर ई स्क्वायर। कॉमन लिया, स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा आर ई स्क्वायर। आर ई यहाँ है तो क्या बचेगा? 1। यहाँ आर ई ना है तो यहाँ आर ई की क्या लग जाएगी? भाग, और इसका स्क्वायर।
आर की स्क्वायर से आर की स्क्वायर कैंसिल, तो जी डैश इक्वल टू बचेगा जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। ये रिलेशन आया, इसे करो जल्दी से, फिर समझाता हूँ कि इसमें ऊपर नीचे जाने का मतलब है क्या। जल्दी करो। हो गया? हो गया। अब मुझे जरा एक बस छोटी सी बात समझा दो तो मैं समझ जाऊंगा कि थोड़ा बहुत मैं जान रहा हूं तुम। ये है मेरे पास 10 और सामने लिखी ये मुझे ये है 5। ये बराबर करने तो क्या करूं? 10 के 5 बराबर करने तो सर यहाँ में 2 की गुणा कर दूं? यस सर। अरे जब तो बराबर हुए। Yes, sir. दाई बात समझ में? अगर दो चीज हमें दी हुई है, एक छोटी है एक बड़ी है, तो छोटे वाले में इसका मतलब गुणा हो रही होगी। अरे यही तो मतलब है। हाँ सर, ये अब मुझे ये बताओ कि यहाँ बाई चांस 20 लिख रही हो, क्या लिख रही हो? 20। ये बराबर कब होगी? तो दोनों जब दो भाग हो रही हो। Yes, sir. तो इसका मतलब जिसमें भाग हो रही हो वो बड़ी होगी, जब ही जाके ये दोनों इक्वल हुई होंगी। सही कह रहा हूँ मैं? जी डैश जी के इक्वल कब हुई होगी? यहाँ भाग लग रही है, बड़ी कौन सी है? अरे जी बड़ी होगी, जिसमें भाग लगी हुई होती है वो बड़ी होती है। नई बात समझ गए? यहाँ से कॉन्सेप्ट तुम समझ सको, इसका मतलब जी डैश क्या है? छोटी और जी बड़ी। यानी कि जी बड़ी, जी यहाँ ही और जी डैश ऊपर की। तो यानी कि जैसे हम ऊपर चले तो जी की वैल्यू क्या हुई? आगे बात समझ में? क्लियर है? Clear है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं इसका मतलब जी का मान कम हो रहा है। घटेगा। देखो इस संबंध से हम कह सकते हैं कि अरे समझ में तो आ गया, कैसे कह सकते हैं? इस संबंध से हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम पृथ्वी सतह से ऊपर की ओर जाते हैं, कह सकते हैं कि बात जैसे जैसे हम पृथ्वी सतह से ऊपर की ओर जाते हैं, जैसे जैसे हम पृथ्वी सतह से ऊपर की ओर जाते हैं, वैसे ही गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। वैसे ही गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। लिख लिया? काई से ने ध्यान न दी, मैंने बोली है बढ़ता है। बढ़ेगा? घटेगा। क्या लिखी है तेने? घटता है सर। कॉमन सेंस ना लगा रहे बिल्कुल भी। ना ना ये मैं जानबूझ के उल्टा बोला है, मैंने बोला है बढ़ता है। बढ़ेगा? तुमने क्या लिखना चाहिए? एक भी ये ना आगे टोक रहो कि ना जी तुम गलत बोल रहे हो, वह आग मीच गए। अरे ठीक है, तो क्या होगा? नीचे से ऊपर जाएंगे ना, यहाँ प्रूव हो गया। ठीक है, अब इसकी आगे कार्रवाई अभी करें या कल करें? टाइम देखो, टाइम क्या है? सही है, आज की कार्रवाई यहीं तक बहुत है। ठीक है, बाकी देखते हैं हम आगे कभी जब भी मिलते हैं।